once again back with some new concepts. आज के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्योरली प्रैक्टिकल हैं। तमाम मेरे देखने वाले बच्चों को यूजी ऑफिशियल पोर्टल के अंदर खुशामदीद। यूँ समझिए कि इस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 4 थ्योरेटिकली ख़त्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं उसकी एक्सरसाइज भी करवा दूँगा। फिर यूँ समझिए कि 2-1 लेक्चर्स में मज़ीद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके होंगे न्यूमेरिकल समेत, यानी 4-1 लेक्चर्स की गेम रह गई, ये सारी चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और आपकी तवज्जो मुझे बिल्कुल चाहिए, आपको कॉपरेशन चाहिए। कॉपरेशन से मुराद ये है कि आपने घर बैठ के हर दिन फ़िज़िक्स को बिला नागा पढ़ना। फ़िज़िक्स की सेल्फ़ स्टडी ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ स्टडी नहीं करेंगे, बिलीव मी, ये सारी की सारी मेरी मेहनत और आपकी मेहनत जो थोड़ी बहुत आपने की होगी वो सब ज़ाया हो जाएगी। फ़िज़िक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस रिक्वायर करता है। इफ़ यू विल नॉट प्रैक्टिस प्रॉपर्ली, इफ़ यू विल लीव समथिंग, इफ़ यू विल लीव अ लेक्चर, इफ़ यू विल लीव अ टॉपिक, अल्टीमेटली दैट टॉपिक, दैट लेक्चर इंटरकनेक्ट्स विद अनदर, वो दूसरे लेक्चर के साथ जुड़ा होता है। जब आपने एक कड़ी बीच में से एक लेक्चर, एक टॉपिक मिस कर दिया तो यूँ समझिए कि पूरा का पूरा सिलसिला, पूरा का पूरा सेगमेंट मिस हो जाएगा। अब यहाँ पे लेक्चर मिस करने से मुराद सिर्फ ये नहीं है लेक्चर सुनना तो फ़र्ज़ है, साथ फ़र्ज़ है उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि हर लेक्चर में मोस्टली कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेरिवेशन आ रही है, कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका मकसद फौत हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो मैं फिर से ये उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि आप वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, लेक्चर्स को सुनेंगे, क्योंकि माइंडेड दीज लेक्चर्स विल नॉट बी रिपीटेड, ये लेक्चर्स रिपीट नहीं होंगे। वंस दे आर डन। हमने हाफ बुक अगर अपनी पहली कर ली, फर्स्ट हाफ बुक अपने इंस्टीट्यूशंस खुलने से पहले, तो वो फर्स्ट हाफ बुक के बाद ही आगे आपको करवाया जाएगा। आप ये मत समझें कि जब स्कूल कॉलेजेस इदारे खुलेंगे तो शायद आपको फिर से फर्स्ट हाफ बुक करवाई जाए। दिस विल नॉट बी द केस। तो इसको गनीमत जानिए, इसको एक गोल्डन चांस जानिए कि आप घर बैठे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी नॉइज़, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आपकी पूरी की पूरी तवज्जो लेक्चर के ऊपर होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई नॉइज़ नहीं है। आप जो थोड़ा बहुत क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, किसी किस्म की ऐसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यूँ समझिए कि आपको हर टीचर इंडिविजुअली करवा रहा है काम, हर टीचर की इंडिविजुअल तवज्जो आपके ऊपर है, तो आपकी भी इंडिविजुअली हर बच्चे की तवज्जो टीचर के ऊपर, उसके लेक्चर के ऊपर, हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। यूँ समझिए कि आपकी अगर परफॉर्मेंस पहले 60% थी तो आपकी परफॉर्मेंस 90-80% होनी चाहिए। योर आउटपुट मस्ट बी एनलार्ज्ड, पहले से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी आउटपुट। नहीं जी, बात को शुरू करते हैं। ये सारी बात लेक्चर में करने का मकसद ये होता है कि आप अगर ट्रैक से कहीं हट रहे हैं या हट चुके हैं तो वापस आपको खींच थ्रू के ट्रैक के ऊपर वापस लाया जाए। हमने चैप्टर का जो डेरिवेशन का सारा पोर्शन था वो कर लिया। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 92। किताबें सामने रखनी, क्योंकि मेरे सामने भी इस वक्त एक किताब है। अब की जो बातें आगे करनी है आपके साथ वो सारी की सारी थ्योरेटिकल हैं, उसमें आपका किताब का खुला होना आपके सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लें जी, पेज नंबर 92 के ऊपर बात करने लगे। ये बात थोड़ी सी पहले कर भी ली थी, फिर दोबारा कर लेते हैं। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल क्या होता है बच्चों? कन्वेंशनल बोले तो रवायती। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के वो सोर्सेज हैं जिन्हें रवायती तौर पे इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है, यानी कि सदियों से तो नहीं, खैर सालों से जिनको इस्तेमाल करके वाफर या कमर्शियल मकदार में बिजली पैदा की जा रही है। और ऐसा एक ही तरीका है कन्वेंशनल की बात कर रहा हूँ, यानी पेट्रोल को, ऑयल को, कोयले को जला के बिजली पैदा करना। अब कोयले या पेट्रोल या ऑयल को जला के बिजली कैसे पैदा की जाती थी, थोड़ा सा सरसरी सा बता देता हूँ। उस वक्त किताब में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट दे देता हूँ आपको। आपने यकीनन 8वीं 7वीं में भी पढ़ा हुआ। what they do, they burn the coil, they burn the fuel, they burn the oil। फ्यूल को बर्न करके दे प्रोड्यूस हीट, फ्रॉम दैट हीट दे वेपराइज वाटर, वो पानी को बुखारात में कन्वर्ट करते हैं, पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम बनाते हैं। वो हाई प्रेशर स्टीम को फिर टरबाइंस के ऊपर मारा जाता है। टरबाइंस यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपके घर में लगा एक पंखा, जब उसके ऊपर हवा प्रेशर से फेंकी जाएगी, इट विल स्टार्ट टू रोटेट। अब आप मैट्रिक करके आए हैं, आपको इतना तो आइडिया है,
हाउ जनरेटर वर्क, जनरेटर में क्या चीज़ ज़रूरी है, जनरेटर में कॉइल का घूमना ज़रूरी है। जब कॉइल घूमता है तो बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे हम कॉइल को घुमाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम का। और स्टीम कहाँ से आती है, कोयले को या किसी किस्म के भी फ्यूल को जला के। सो ये जो कन्वेंशनल मेथड है इसके दो नुकसानात हैं, दो बहुत बड़े नुकसानात हैं। पहला नुकसान ये है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम कोयले को बर्न करेंगे, किसी किस्म के भी फ्यूल को बर्न करेंगे, हार्मफुल हैजर्डियस एमिशंस होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मकदार, सल्फर की मकदार बढ़ जाएगी। सारी हार्मफुल गैसेज हमारी इन्वायरमेंट को तबाह कर रही है। ये बहुत बड़ा मसला है पहला। दूसरा बड़ा मसला क्या है जी, दूसरा बड़ा मसला ये है कि इससे जो बिजली पैदा होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑयल सस्ता नहीं है, कोयला सस्ता नहीं है, आप कोई भी फ्यूल ले लीजिए सस्ता नहीं है। और इसके अलावा ये फ्यूल नॉन रिन्यूएबल है। आप फ्यूल को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। अगर फ्यूल एक्सटिंक्ट हो गया, ख़त्म हो गया, वी विल हैव नो फ्यूल लेफ्ट फॉर आवर जनरेशन। हमारे पास हमारी जनरेशन के लिए कोई फ्यूल नहीं बचेगा। सो दो इसके नुकसानात थे। पहला ये था कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, हमारी इन्वायरमेंट का दोस्त नहीं है। दूसरा हमारी जेब का दोस्त भी नहीं है। आप अपने बिजली के बिलों में देखिएगा, फ्यूल एडजस्टमेंट फ़ंड FAF के नाम से एक चलान होता है आपके बिजली के बिल में, जहां आपके बिल के अलावा 1-2,000-3,000 का एक्स्ट्रा ख़र्चा लिखा होता है। वो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस FAP, यस ये उसका खाना है, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस। वो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस किसकी होती है, वो उसमें उसी पेट्रोल या उसी फ्यूल की प्राइस होती है जिसको बर्न करके बिजली बनाई जाती है। सो यू नो इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो फिर ज़रूरत क्या पेश आई, ज़रूरत ऐसी पेश आई कि हम कोई ऐसे तरीके ढूंढें कि जो हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी मुफीद हो, हमारी इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब ना करें, हमारी इन्वायरमेंट का भी नुकसान ना करें, और सस्ते भी हों, और उनसे ज़्यादा मकदार में बिजली भी पैदा की जा सके जिसे सस्ते दामों बेचा जा सके। तो फिर ऐसे एनर्जी सोर्सेज की तलाश में हमने एक नई टर्मिनोलॉजी का, नई इस्लाह को डिस्कवर किया। दैट वाज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बोले तो गैर रवायती एनर्जी सोर्सेज, यानी ऐसे एनर्जी सोर्सेज कि जिन्हें पहले तो कभी इस्तेमाल नहीं किया गया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मगर उनमें पोटेंशियल है, उनमें इतना जोश है कि वो मज़ीद वाफर मकदार में एनर्जी पैदा कर सकती हैं कम दामों पे। सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो पहली एक लाइन में लिखी हुई है, दीज आर द एनर्जी सोर्सेज विच आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, अभी इतना कॉमन नहीं है। हाउएवर इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद की जाती है कि दीज सोर्सेज विल कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द वर्ल्ड एनर्जी डिमांड। हो सकता है कि ये फ्यूचर के अंदर ये वाले एनर्जी सोर्सेज हमारी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए काफ़ी खातिर ख्वाह रोल प्ले करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। मैं सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। हाँ जी, ये बात बड़ी अहम है। पहली बात, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। डू यू नो व्हाट आर टाइड्स? टाइड्स क्या होती हैं? बुलंद लहरें, पानी में, समंदर में, ओशियन में मौजूद बुलंद लहरें। यानी कि जब ओशियन तगयानी पे होता है, तगयानी थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ हो गया आसान अल्फाज में, जब ओशियन का या किसी समंदर का लेवल बुलंद होता है, ऊंचा होता है, तो उससे कौन सी एनर्जी हासिल की जा सकती है? याद रहेगा ये किताब काफ़ी पुरानी छपी हुई है, तो इसमें ये जो पहली एनर्जी फ्रॉम टाइड्स की ऑप्शन है, जो एनर्जी फ्रॉम टाइड्स की हेडिंग है, ये अब कन्वेंशनल बन चुका है। एनर्जी फ्रॉम टाइड कैसे हासिल की जाती है, आगे मैं आपको जितने भी सोर्सेज बताऊंगा, जितनी भी एनर्जी सोर्सेज बताऊंगा, आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। आपने याद ये रखना है कि एनर्जी फ्रॉम टाइड का सोर्स क्या है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, टाइड्स की एनर्जी पैदा किस वजह से होती है, एक बात। दूसरी बात ये रखने के इस एनर्जी को यूटिलाइज कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। सो भाई, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स कौन सी एनर्जी है? लहरों की, बुलंद लहरों की, यानी वो लहरें जब समंदर के अंदर तगयानी हो, समंदर का लेवल राइज किया हो, लेवल उठा हो, समुद्रों में पानी भरा हो, उस वक्त जो एनर्जी उस वाटर के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी इन टाइड्स। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ टाइड्स इज सन। सूरज
टाइड्स का सोर्स है, क्योंकि सूरज की वजह से वेपोरेशन होती है, वेपोरेशन से तमाम का तमाम पानी जो है वो बुखारात में कन्वर्ट होता है, बादल बनते हैं, और उसी बादलों से जब दोबारा बारिश होती है, वो बारिश जब समंदर में पड़ती है, समंदर का लेवल बढ़ जाता है। सो सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। अच्छा, जब ये टाइड्स बन गई तो उसे यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? टाइड्स में जो मौजूद एनर्जी है उसे हासिल कैसे किया जाएगा? बाय बिल्डिंग अ डैम। हाँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये वाला जो सोर्स है एनर्जी का, ये पुराना हो चुका है, कन्वेंशनल बन चुका है, बिकॉज पूरी दुनिया डैम से अपनी एनर्जी हासिल कर रही है। यानी कि इवन जो गरीब से गरीब ममालिक भी हैं वो भी डैम्स को बना के अपनी एनर्जी को यूटिलाइज, अपनी एनर्जी की कंजम्पशन को पूरा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जहाँ पे डैम्स अभी बिल्डअप नहीं हुए उस तरह से, यानी डैम्स हमारी कंजम्पशन को पूरा नहीं कर रहे। अभी भी हम लोग फ्यूल के ज़रिए अपनी एनर्जी को बिल्डअप करें, इसलिए हमारी बिजली दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से कम है और ज़्यादा है, उनकी कम है, हमारी ज़्यादा है, बिकॉज वी यूज़ ऑयल। अच्छा जी, डैम है, हाउ डज़ द डैम वर्क? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डैम कैसे काम करता है। सपोज़ कर लीजिए कि यू हैव अ बिग वेरी बिग वॉल हेयर, एक बहुत बड़ी दीवार है समंदर के बीचों बीच, यहाँ यूँ मान लीजिए कि यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे पानी का लेवल, ये बंद, यानी बंद समझ लीजिए, समंदर के दरमियान पार्टीशन है, यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया, पानी का लेवल ऊपर है, तो यानी है यहाँ पे टाइड्स मौजूद हैं, इसे कहते हैं कि दैट इज़ हाई टाइड। दैट इज़ वेयर द टाइड इज़ हाई, और यहाँ पे टाइड लो है। अब हम क्या करते हैं जनाब, लो टाइड वाली साइड पे बॉटम पे हमने टर्बाइंस लगाए होते हैं। सो यहाँ पे व्हाट आर देयर? टर्बाइंस आर देयर, यहाँ पे टर्बाइंस मौजूद हैं। इस बंद के अंदर गेट्स मौजूद होते हैं। अगर आप वीडियोस देखें डैम की, मंगला डैम अगर आप गए हों, अगर आपने विज़िट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं विज़िट किया तो यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे ऐसे गेट्स होते हैं, दरवाजे मौजूद होते हैं। आप इन दरवाज़ों को खोलते हैं, जब आप इन दरवाज़ों को खोलते हैं तो द वाटर फ्रॉम हियर दैट फ्लोज ऑन टर्बाइंस, वो टर्बाइंस के ऊपर गिरना शुरू होता है। जब वो टर्बाइंस के ऊपर गिरना शुरू होता है, टर्बाइंस घूमना शुरू हो जाते हैं। जब टर्बाइंस घूमते हैं उससे बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है। सो इनके दो काम हैं। एक काम तो ये है कि ये बिजली पैदा करते हैं, देखें तकरीबन मुफ्त रेट पे बिजली पैदा हो रही है, आपका कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, सिर्फ एक ही बार का खर्चा ये डैम बनाने का। सर डैम बनाने में ख़र्चा ज़्यादा है, डैम बनाने का कैपिटल ज़्यादा है, उसके बाद जितनी देर के लिए लाइफ टाइम ये डैम काम करेगा, सैकड़ों सालों के लिए जब ये डैम काम करेगा, इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी एट वेरी 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 लो कॉस्ट पे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो इसके दो काम हैं, एक तो एनर्जी को सस्ता पैदा करता है, दूसरा काम ये है कि जब पानी यहाँ पे गिर के आएगा तो इट विल बिकम द लो टाइड, ये साइड लो टाइड पे हो जाएगी और ये साइड जो है लो टाइड की है वो हाई टाइड पे हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। एंड दैट टाइम उस वक्त ये गेट्स दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। जब ये गेट्स दोबारा बंद कर दिए जाएंगे उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा हमारे पास पानी सेव हो जाएगा, हम पानी का रेजरवायर भी बिल्ड कर लेंगे, हमारे पास पानी का ज़ख़ीरा हो जाएगा। जब पानी का ज़ख़ीरा होगा उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा हमारी क्रॉप बच जाएगी, हमारी फसल बच जाएगी। दूसरा क्या बड़ा फ़ायदा होगा? दूसरा फ़ायदा ये होगा जो हमारे मुल्क में सैलाब आते हैं इस हाई टाइड की वजह से आसपास जितने भी गांव होते हैं बह जाते हैं। हर साल बहुत बड़ा मसला सैलाबों का हमारे मुल्क में, सैलाब नहीं आएंगे क्योंकि आपने वो पानी जो सैलाब की शक्ल में बहना था, सैलाब की शक्ल में फसलों को तबाह करना था, जिस पानी ने आबादी को तबाह करना था, वो सारे का सारा पानी आपने स्टोर कर लिया अपने मुश्किल वक्त में। हमारे मुल्क में कहत साली भी पड़ती है और सैलाब भी आते हैं। कहत साली के वक्त कहत साली नहीं पड़ेगी बिकॉज यू हैव गॉट रिजर्वायर। जब सैलाब आने उस वक्त सैलाब नहीं आएगी क्योंकि आपने वो जो हाई टाइड का पानी था वो सारे का सारा स्टोर कर लिया अपने पास रिजर्वायर में। रिजर्वायर कहते हैं ज़ख़ीरे को, अपने पास स्टोर कर लिया। सो कितने देखें हमारे डैम बनाने से मसले हल होते हैं। पहला मसला ये हल होता है कैपिटल कॉस्ट तो ज़्यादा है, कैपिटल कॉस्ट बोले तो बनाने की कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन उसके बाद बिजली की कॉस्ट बहुत कम, यानी नेग्लिजिबल कॉस्ट। दूसरा मसला क्या है जी? एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई नुकसान नहीं है। तीसरा मसला कह रहा हूँ तीसरा बेनिफिट ये है सैलाब नहीं आएंगे, लॉस नहीं होगा, ज़राअत का लॉस नहीं होगा, एग्रीकल्चर का लॉस नहीं होगा। चौथा मसला क्या है जी? फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये सैलाब जब पानी का हमारे पास स्टोरेज होगा, पानी का रिजर्वायर होगा तो हमारी ज़राअत बेहतर होगी, कहत साली नहीं होगी। 4 फ़ायदे मैंने आपको गिनवाए डैम के लिए।
इससे आगे चलते हैं। हाँ, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि सोर्स, इसका सोर्स क्या है, सन, और यूटिलाइज कैसे किया जाता है इसको, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स को, बाय यूजिंग डैम, बाय बिल्डिंग द डैम। अच्छा जी, उसके बाद देन देयर इज अनदर एनर्जी सोर्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स। हाँ जी, ये वेव्स क्या होती हैं? एनर्जी फ्रॉम वेव्स वंस अगेन सोर्स, और दूसरा आपको पता होना चाहिए इसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। हाँ जी, एनर्जी फ्रॉम वेव्स, पहले तो पता है ना कि वेव्स क्या होती हैं। वेव्स समंदर में पैदा होने वाली लहरें, ऐसे जो वेव्स पैदा होती हैं। आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी देखी होगी, उसमें जो समंदर में एक तूफ़ान आता है, तूफ़ान के ज़रिए में जो ऐसे ऐसे लहरें पैदा होती हैं, दैट इज़ वेव। अच्छा, बच्चा अक्सर पूछा करते हैं कि सर ये वेव और टाइड में फ़र्क क्या है? समझाता हूँ। टाइड जो होती हैं दे आर वेरी मच हाई। टाइड का मतलब है पानी का लेवल बुलंद हो गया। टाइड्स का मतलब है पानी का लेवल जो पहले नीचे था वो बढ़ गया। जैसे रावी अगर आप कभी जाएँ तो वैसे सूखा होता है, साल में जब इंडिया कभी पानी छोड़ता है तो उसका लेवल उठ जाता, लेवल बुलंद हो जाता है। हम कहते हैं कि नाउ रावी इज एट हाई टाइड। लेवल बुलंद होना पानी का जो एक सर्टन मार्क है उससे ऊपर उठ जाना, दैट इज कॉल्ड टाइड। व्हाट आर वेव्स? उस पानी में जो लहरें पैदा होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज वेव्स। अच्छा जी, अब वेव्स कैसे पैदा होती हैं? डू यू नो हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड? वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून। यस, मून के अट्रैक्शन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब मून के अट्रैक्शन की वजह से वेव कैसे प्रोड्यूस होती है मैं आपको समझाता हूँ। होता ये है, नाउ यू नो दैट यू हैव स्टडीड, मैं थोड़ी सी डायग्राम जरा मुझे बनानी पड़ेगी। यूँ समझिए कि दिस इज द बिगर मून, और अर्थ के ऊपर जो है ना ये वाटर मौजूद है, ये लहरें मौजूद हैं। दिस इज मून एंड दिस इज लेट्स से सम सी और एन ओशियन। ये कोई बहुत बड़ा सी है या कोई ओशियन है जहाँ पे पानी के लेवल मौजूद है। जब पूरे का पूरा चांद, 14वीं का चांद उस समंदर के ऊपर आता है, व्हाट विल हैपन? यू नो दैट यू नो द वेरी बेसिक फार्मूला, F इज इक्वल्स टू GM ओवर R स्क्वायर। न्यूटन भाई का दिया हुआ कानून आप जानते हैं कि भाई जब कोई दो भारी चीज़ें एक दूसरे के सामने आती हैं तो दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल और दोनों के दरमियानी फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उन पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। अब चांद इस पानी पे एक ग्रेविटी, एक अट्रैक्शन लगा रहा है, क्योंकि समंदर में मौजूद पानी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से चांद की ग्रेविटी इस पानी पे, इस लगने वाले पानी पे भी ज़्यादा होती है। इसके नतीजे में क्या होता है, ये जो वाटर लेवल है इट स्टार्ट टू राइज, और पानी कुछ इस तरह से भरना शुरू होता है कि इसमें लहरें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं बड़ी मज़े की बात, पेज नंबर 92 के ऊपर ही ना बॉटम में डू यू नो का एक छोटा सा ग्रीन कलर का बॉक्स बना है, उसमें बताया गया कि जब 14वीं का चांद ऊपर आता है तो उस 14वीं के चांद की वजह से जो वाटर लेवल राइज करता है दैट इज़ अप टू 25 सेंटीमीटर। ये आपको शायद नज़र ना आए, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। वाटर लेवल तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वाटर लेवल सिर्फ चांद के अट्रैक्शन की वजह से किस कदर राइज कर जाता है। सो मैं बात समझ में आ गई, इसका सोर्स क्या है? मून है। चांद के अट्रैक्शन की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उन वेव्स की एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करें? इस वेव की एनर्जी को यूटिलाइज करने का तरीका है बाय यूजिंग साल्टर्स डक। इसका मतलब कतई तौर पर नमकीन बतख नहीं है। विलियम साल्टर्स वॉज अ साइंटिस्ट जिसके नाम पे एक डिवाइस बनाई गई है। मैं उसका आपको ज़रा नाम एक दफ़ा कंफर्म करके बता दूं। यस, प्रोफेसर साल्टर्स, यस, उसके नाम पे एक डिवाइस बनाई गई है। प्रोफेसर साल्टर था, उसके नाम पे डिवाइस जो बनाई गई है वो कैसे काम करती है, लेट मी टेल यू। दैट डिवाइस इज़ लाइक अ वुडन ब्लॉक। यूँ समझ लीजिए कि अगर ये लहरें हैं ना तो एक लकड़ी के तख्ते की तरह वो डिवाइस इस पानी के ऊपर छोड़ दी जाती है। इस डिवाइस के दो हिस्से हैं, इस साल्टर्स डक के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है डक फ्लोट और एक का नाम है बैलेंस फ्लोट।
दोनों के पार्ट्स में बारी बारी समझाता हूँ आपको। आपको पता होना चाहिए कि इसके पार्ट्स कितने हैं, इनके नाम पता होने चाहिए। और ये किसने बनाया था? प्रोफेसर सॉल्टर ने। ये करता क्या है, इस लहरों वाले पानी के अंदर ऐसी एक मशीन जिसे सॉल्टर डक कहा जाता है, जब रख दी जाती है तो लहरों के साथ साथ सॉल्टर डक भी ऊपर नीचे होती है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे गुलाब की एक पत्ती, एक परात में पानी डाल के अंदर गुलाब की एक पत्ती रखते हैं, जब आप उस पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करेंगे देन यू विल सी दैट कि उस वेव के साथ साथ वो गुलाब की पत्ती भी ऊपर नीचे होगी। एग्जैक्टली जैसे जब पानी में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स के साथ साथ सॉल्टर डक भी वर्टिकल मोशन करती है, अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन करती है। सॉल्टर्स डक के अंदर लगी हुई मशीन्स कुछ इस तरह की होती हैं जो कि इस वर्टिकल मोशन को, वाइब्रेटरी मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इस सिंपली वाइब्रेटरी मोशन से पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसका नुकसान बहुत बड़ा ये था कि इसको लगाने के लिए बहुत बड़ा समुंदर का एरिया रिक्वायर्ड है, बहुत बड़ा बैंक रिक्वायर्ड है। और ये लगाई कैसे जाती है, अगर आप इसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें तो ये सीरीज़ में लाइक दिस, एक डक, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ एंड ऐसे नंबर थाउजेंड्स ऑफ डक्स लगाई जाती हैं किसी भी समुंदर के बैंक पे, समुंदर के साहिल पे। नुकसान ये होता था कि ये बहुत जल्दी जांगालूद हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। अगर बीच में से कोई एक डक डिसकॉन्टिन्यू हो गई है, टूट गई है, तो इसके आगे लगी जितनी भी डक्स हैं दे विल नॉट प्रोड्यूस एनर्जी बिकॉज सेंटर का कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया। ये एनर्जी प्रोड्यूस भी कर रही होंगे तो हम उस एनर्जी को हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, हार्वेस्ट बोले तो उसे अखज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये फ्लॉप हो गया, महंगा था, फिर इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। बार बार कहीं पर टूट गया तो बार बार उसे लगाना, बार बार उसे डेवलप करना, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस था। इसकी जगह यही मेथड एक नई टेक्निक के साथ डेवलप किया गया है। वो फिर कभी वक्त हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगा, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, अभी सिर्फ 2 बातें डिस्कस हुई। खैर अभी जितना होगा डिस्कस अभी कर लेंगे, बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में रख लेंगे। सो यू मस्ट नो what are waves produced by the gravitational pull of moon, how we can utilize it? We can utilize it by Salter's duck. Who discovered या who invented Salter's duck? Salter's duck was invented by Professor Salter. Salter duck के parts कितने हैं? duck float और balance float, और ये करती कैसे काम, ये मैंने आपको समझने की खातिर बता दिया। उसके बाद then there is a very famous energy, solar energy. हाँ जी, सोलर एनर्जी का बच्चों क्या सोर्स है? बड़ा मुश्किल सवाल। सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है उसका सोर्स क्या होगा? ज़रा सोचें कितना मुश्किल सवाल। मैंने सेंचुरी का सबसे मुश्किल सवाल आपसे आज पूछा, तो क्या ख्याल है? क्या है जी सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है जी? सब जानते हैं सोलर एनर्जी का एक ही सोर्स है, दैट इज सन। सूरज से आने वाली रोशनी, सूरज से आने वाली एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। तो आप सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसके यूजेस, इसको यूटिलाइज़ करने के क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, सूरज से 2 किस्म की एनर्जीज आ रही हैं, एक तो लाइट की फॉर्म में आ रही है और एक हीट की फॉर्म में आ रही है। ऐसे ही है ना, सूरज की तपिश ज़रा आजकल निकल के देखिए 12 बजे के करीब घर से बाहर हाफ स्लीव शर्ट पहन के, तो देखें आपको अब्बा जी से गालियाँ कैसे पड़ती हैं, क्योंकि मुझे अक्सर पड़ती रहती हैं जब मैं दोपहर के टाइम हाफ स्लीव्स पहन के बाहर निकलता हूँ। मुझे पीछे से आवाज़ आती है, अंदर आए कपड़े पूरे पा के जा, तो फिर पूरे पहन के जाता हूँ। तो सूरज से आ रही जो सूरज से एनर्जी आ रही है वो 2 किस्मों में आ रही है, एक लाइट की फॉर्म में और एक हीट की फॉर्म में। तो हम दोनों एनर्जीज को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूटिलाइज़ करते हैं। पहली, अगर हम बात करें जो सूरज से हरारत, गर्मी आ रही है, उसे कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है? बाय यूजिंग सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर बना के यूटिलाइज़ किया जाता। और जो दूसरी लाइट की रोशनी आ रही है उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है? बाय यूजिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल्स बना के इस्तेमाल किया जाता है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। एक मैंने आपको बताया सूरज से आने वाली गर्मी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बाय यूजिंग सोलर वाटर हीटर। सूरज से आने वाली गर्मी को इस्तेमाल करते हैं इसमें, बताता हूँ कैसे। दूसरा, सोलर पैनल्स, ये सूरज से आने वाली रोशनी को इस्तेमाल करते हैं इसमें। सोलर वाटर हीटर क्या करते हैं जी? सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर को छोड़े,
ये जो वाटर हीटर है सूरज की रोशनी का, ये आजकल के दिनों में आप लोग अपने घरों में बड़ी अच्छी तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो टंकी जिसमें आपने रात को मोटर चलाई होती है, ठंडा ठंडा पानी आया होता है, जब वो पानी आपकी टंकी में स्टोर होता है और सुबह उठ के आपका फ्रेश होने का दिल करता है, नहाने का दिल करता है, और आप ऐसे बड़े मज़े से शावर के नीचे खड़े होकर नलका खोलते हैं और जो पहले कतरे आपके ऊपर गिरते हैं ऐसा लगता है जैसे दोज़ख से पानी आ रहा है फ्रेश। वाई? बिकॉज सनलाइट, द हीट इन द सनलाइट टेंड्स टू वार्म अप योर वाटर। वो उस टंकी में मौजूद पानी को अच्छा खासा गर्म कर देता है। वो जो सूरज से आने वाली रोशनी है, सूरज से आने वाली गर्मी है, वो टंकी में मौजूद पानी को अच्छा खासा गर्म कर देता है। एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी कि यू कैन सी दिस एग्जांपल इन योर डेली लाइफ कि सूरज की गर्मी से पानी को कितना गर्म किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं उन इलाकों की जो आमतौर पर ठंडे इलाके हैं जिनमें सूरज की गर्मी से पानी इस कदर गर्म नहीं होता, लेकिन आप चाहते हैं गर्म करना। वहाँ पर क्या किया जाता है, ज़रा सुनिएगा। देयर इज़ अ बॉक्स, यूँ समझ लीजिए कि आपकी किताब में डायग्राम उसकी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। देयर इज़ अ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर कॉपर के पाइप्स होते हैं कॉइल्ड फॉर्म में। यूँ समझ लीजिए एक पाइप यहाँ से आ रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, कॉइल फॉर्म में रैप हुए हुए। जिस तरह सांप जब इकट्ठा होकर बैठता है, जिस तरह कॉइल होता है, उस तरह से सारे के सारे पाइप्स उस डब्बे के अंदर, उस बॉक्स के अंदर कॉइल हुए होते हैं कॉपर के। और उस बॉक्स के ऊपर एक ग्लास शीट लगाई जाती है। जब सूरज की रोशनी उस ग्लास शीट पे पड़ती है, सूरज की हीट जब उस ग्लास शीट पे पड़ती है, उस ग्लास शीट के अंदर इंटरैप हो जाती है और कॉपर के पाइप्स के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा होता है उसको गर्म कर देती है। अगर आप कभी नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जाएं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार क्या आपके होटल के अंदर वाटर हीटर लगा हुआ है? वो कहते हैं जी बिल्कुल, सोलर वाटर हीटर हमारे होटल में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उस कमरे की प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, सोलर वाटर हीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। द टेम्परेचर दैट कैन बी रेज्ड बाय यूजिंग सोलर वाटर हीटर इज़, टेम्परेचर इज अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जो सोलर पैनल्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ। सोलर पैनल्स, हाउ डू दे वर्क? सोलर पैनल्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास सोलर पैनल्स मौजूद भी होंगे जो गवर्नमेंट ने दिए थे। अब सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं आपने देखा, आपने उनके बारे में पढ़ा भी हुआ है। सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है और सूरज की रोशनी को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली। अभी काम कैसे करते हैं, सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते कैसे हैं? चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट डिस्कशन उन्हीं सोलर पैनल्स के ऊपर है सेकेंड ईयर में, वो वहाँ पे करवाऊंगा। फिर अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, व्हाट डू सोलर पैनल्स डू? कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, ये बात। अब दूसरी बात, जो सूरज की रोशनी है वो किस फॉर्म में हम तक आ रही है? मैंने आपको बताया कि जो सूरज की रोशनी है वो हम तक दो शक्लों में आ रही है, लाइट प्लस हीट की फॉर्म में आ रही है। इससे रिलेटेड एक बड़ा मज़े का सवाल पूछा जाता है, वो मैं सवाल पहले आपसे पूछता हूँ। डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय सोलर कांस्टेंट? क्या आपको पता है सोलर कांस्टेंट क्या होता है? देयर इज अ वेरी फेमस शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करें तो भाई डिफाइन करते हैं। देखिए जी, सूरज से रोशनी तो आ रही है, सो लेट्स से दिस इज द एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम सन। ऊपर सूरज है, सूरज से जो आने वाली रोशनी है उसको मैं रोशनी नहीं एनर्जी की बात करते हैं, उसको मैं एरोस की शक्ल में ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, अब मैं डिफाइन करने लगूँ सोलर कांस्टेंट को, ज़रा गौर से सुनिएगा। amount of energy coming from the sun in 1 meter square area in 1 second। 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक मैं ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितनी एनर्जी, द एनर्जी in kilojoules coming from sun passing through 1 meter square area in 1 second, इसे कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तकरीबन 1 मीटर के एरिया में से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी पास करती है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? दैट वैल्यू इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये किलोवाट पर मीटर स्क्वायर कैसे बन गया? मैंने यूनिट्स तो यहाँ पे कुछ और लिखे हैं। अब ये देखिएगा ज़रा, किलो जाउल्स
पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। किलो जाउल्स पर सेकंड किसे कहते हैं? वाट को कहते हैं। तो ये क्या बन गया? किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। सो यही यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे। सो द सोलर कांस्टेंट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। मगर याद रखिएगा दिस वैल्यू इज आउटसाइड द अर्थ एटमोसफेयर। आउटसाइड एटमोसफेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है। जब आप अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होते हैं तो ज़ाहिर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, वेपर्स भी हैं। एनर्जी उनको टकराने के बाद डिस्टॉर्च होना शुरू हो जाती है, बिखरना शुरू हो जाती है, स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। सो इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर सोलर कांस्टेंट बिकम्स 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। यार ये दोनों वैल्यूज आपने याद रखनी, उम्मीद है नज़र आ रही होंगी। आउटसाइड द एटमॉस्फेयर 1.4, इनसाइड एटमॉस्फेयर 1 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। एक आखिरी बात, सोलर पैनल्स का यूजेस बड़े पूछे जाते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ, ये अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोलर पैनल्स, इनके यूजेस क्या क्या हैं। आपके जहन में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस आ रही है वहाँ पे सोलर पैनल इस्तेमाल हो सकते हैं। नाउ दे आर बीइंग यूज्ड इन होम्स। हो सकता है आप में से किसी के घर पे कोई सोलर पैनल लगे हों, बहुत सारे बच्चों को मिले थे। सो दे आर यूज्ड इन होम्स, दे आर यूज्ड इन ऑफिसेज, दे आर यूज्ड फॉर चार्जिंग मोबाइल फ़ोन छोटी मोटी बैटरीज के साथ। और अगर आप देखें तो अब तो बहुत सारी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी सोलर पैनल के ऊपर कर दी जाती हैं। अगर आप एक बाल्टन वाली साइड से कभी गुजरें तो वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, देर ऑन सोलर। अगर आप बागे जना कभी जाएँ, आप जाते होते हैं बड़े उल्टे सीधे काम करने के लिए, मुझे पता है बागे जना रेस कोर्स इतवार को सुबह सुबह, बल्कि इतवार को क्या काम, आप तो पीर मंगल को जाते होते हैं वर्किंग डेज में, आजकल नहीं जा पा रहे। खैर, तो आप भी कभी वहाँ जाएं तो आपको वो भी सारी लाइट्स जो हैं वो भी सोलर, आप कभी ऊपर भी देखा करें लाइट बत्तियों की तरफ भी, तो वो आपको नज़र आएगा कि सारी की सारी सोलर हो चुकी हुई हैं। सो ये जी, यहाँ तक तो बात आज के लेक्चर में सारे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ मैंने। व्हाट इज सोलर एनर्जी? द हीट एंड लाइट कमिंग फ्रॉम सन। सो उसका सोर्स क्या है? सन। दो तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। कहा था कि ये सोर्स और यूटिलाइज़ कैसे करना है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिर यूटिलाइज़ कैसे किया जा सकता है, उसको सोलर वाटर हीटर में और सोलर पैनल्स में यूज़ किया जा सकता है। सोलर वाटर हीटर का प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, जैसे टेम्परेचर जो अचीव किया जाता है वो 70 डिग्री है। सोलर पैनल्स लाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। शॉर्ट क्वेश्चन इसके यूजेस क्या क्या हैं मैंने आपको बता दिया। हाउसेस, ऑफिसेज, होम्स। फिर सोलर कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, द एनर्जी इन किलो जाउल्स कमिंग फ्रॉम सन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डेफिनेशन है, लिख लो। दैट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट। आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 1.4, इनसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 1। ठीक है जी, लें जी, काफ़ी बातें हो गई यहाँ पे, मुझे इजाज़त दीजिए, वक्त का पता नहीं चला आज बातें करते करते। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे चैप्टर को वाइंड अप करें। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।